दोस्तों, गुरुजी ने ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मारवाड़ का राठौड़ वंश। उसकी अपन बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ ये जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके आगे एक आपको घंटी दिखेगी, उस घंटी पे आप क्लिक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जैसे ही वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, जिस भी वंश की अपन स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसको बैकग्राउंड को जोड़ा जाता है। अपन उस बैकग्राउंड को जोड़ेंगे और देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति के बारे में किन किन के क्या प्रमाण हैं, किन विद्वानों के कौन कौन से मत दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं। चलिए, राठौड़ जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से हुई है। चलिए, इनके अनेक मत प्रचलित हैं कि किन्होंने कुछ भी बताया, किन्होंने कुछ भी बताया। तो चलिए, जो सर्वाधिक जो मत है सर्वसम्मति से दिया गया वो है मूणोत नैनसी ने इन्हें कन्नौज का शासक जो जयचंद गढ़वाल था उनका वंशज माना है। कन्नौज का शासक पेन दूसरा ले लेता हूँ दोस्तों। जो जयचंद गढ़वाल का वंशज माना है। किसने माना है? मूणोत नैनसी ने। मूणोत नैनसी ने इसको जयचंद गढ़वाल का वंशज माना है। और इस बात का समर्थन किसने किया है? एक तो पृथ्वीराज रासो में समर्थन किया गया है, और एक जोधपुर की ख्यात ने भी इस बात का समर्थन किया है। जोधपुर की ख्यात। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस बात का समर्थन एक डॉक्टर कर्नल टॉड व एक विश्वनाथ रेऊ ने भी इस बात का समर्थन किया है कि इनकी उत्पत्ति है वो जयचंद गढ़वाल वंशज इनको माना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक वे थे पंडित गौरीशंकर ओझा, इन्हें बदायूं के राठौड़ों का वंशज बताया है। तो गौरीशंकर ओझा है, इन्हें क्या बताया है? बदायूं के राठौड़ों का वंशज बताइए। चलिए, लेकिन एक जो सर्वसम्मति से मत दिया गया है कि अधिकांश इतिहासकार हैं वो मूणोत नैनसी के पक्षधर हैं। इसलिए क्योंकि इस बात की अपने को सबूत मिलता है इतिहास से कि मोहम्मद गौरी, एक तरफ मोहम्मद गौरी है और एक तरफ कन्नौज का शासक है जयचंद। ठीक है, इनके बीच में 1154 ईस्वी में युद्ध हुआ। दोस्तों, इस युद्ध का नाम है, बहुत ही फेमस युद्ध है, चंदावर का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और फलस्वरूप जयचंद हार गया। और इसका एक पुत्र था जयचंद का, हरिश्चंद्र। जयचंद का पुत्र था हरिश्चंद्र जो यहाँ का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, और ये 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया। जब 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये जो हरिश्चंद्र था ये आ गया फर्रुखाबाद, ये फर्रुखाबाद जिले में आ गया। ठीक है, और जो गांव था वो था महुई गांव, और फर्रुखाबाद जिले में आ गया। फलस्वरूप इसका जो छोटा पुत्र था, जो हरिश्चंद्र का छोटा पुत्र सेतराम, ये मैं बता रहा हूँ कि ये जयचंद गढ़वाल वंश इनको वंशज क्यों बताया गया है, इसलिए मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ आपको। और इसका जो छोटा पुत्र था सेतराम, और इस सेतराम का जो पुत्र हुआ राव सिंहा। दोस्तों, इस राव सिंहा को ही मारवाड़ के राठौड़ों का जो संस्थापक माना जाता है। तो कहीं न कहीं इसीलिए इस बात का समर्थन मूणोत नैनसी और जोधपुर की ख्यात और पृथ्वीराज रासो, कर्नल टॉड, विश्वनाथ रेऊ और ओझा ने नहीं बताया। और तो इन सभी बातों का इन्होंने इसलिए समर्थन किया कि कहीं न कहीं राव सिंहा जो उत्पत्ति थी वो इन्हीं की थी, वंशज थे, इसलिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सिंहा जी ने
जो राव सिया हुए इनके संस्थापक, उन्होंने केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग जो पाली से उत्तर पश्चिम, सिर्फ यहाँ पर ही इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया। पाली से उत्तर पश्चिम अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, परंतु उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। चलिए, राव सिया ने इन्होंने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना तो कर दी, लेकिन ये अपने राज्य को व्यवस्थित नहीं कर पाया। सिर्फ छोटा सा राज्य इनके पास था, और इसी का नतीजा ये हुआ कि जो राव सिया का पुत्र था आस्तान, राव सिया का पुत्र था आस्तान, ठीक है। ये आस्तान इसको ननिहाल में ही अपना जिंदगी गुजारनी पड़ी, ननिहाल में ही रहना पड़ा। इसका कारण ये था दोस्तों कि ये अपने राज्य को इतना व्यवस्थित नहीं कर पाया था, और इसलिए ये जो पुत्र था इनका राव सिया का, उनको ननिहाल में ही रहना पड़ा। तो चलिए अब एक बात कर लेते हैं कि राव सिया जो राठौड़ वंश के संस्थापक था, क्योंकि इसीलिए ये बातें सारी इस इतिहास को कनेक्ट कर रही है। तो ये प्रूव हो गया कि ये राठौड़ वंश के संस्थापक गढ़वाल वंशज थे। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो आस्तान की बात कर लेते हैं। आस्तान ने शासन किया था 1273 से लेकर 91 ईस्वी तक, ठीक है। और ये जो पाली से हटकर जो मुंदोज गांव था, वहाँ पर अपनी शक्ति संगठित की। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है दोस्तों, मैंने आपको जस्ट ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया। मुंदोज गांव में अपनी शक्ति स्थापित की, और जलालुद्दीन खिलजी ने पाली पर आक्रमण किया तो पाली की रक्षा करता हुआ मारा गया। 1291 ईस्वी में ये मारा गया, पाली की रक्षा करता हुआ। और किसने आक्रमण किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। कुछ खास नहीं है। इसका जब एक उत्तराधिकारी, ये आस्थान का उत्तराधिकारी हुआ था, वो था दूहड़। 1291 से लेकर 1309 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसने क्या था कि प्रतिहारों को परास्त कर मंडोर पर भी अधिकार किया, और प्रतिहारों से संघर्ष में 1309 में वीरगति को प्राप्त किया। तो कुछ ये भी कोई खास नहीं है दोस्तों, ये इन्होंने क्या किया, प्रतिहारों को परास्त किया और मंडोर पर अधिकार किया। दूहड़ का जो बड़ा पुत्र था रायपाल ने क्या किया, मंडोर पर अधिकार किया, ठीक है। रायपाल ने भी मंडोर पर अधिकार किया, लेकिन भाटियों व तुर्कों से लड़ते हुए मारा गया। दोस्तों इनका अधिकतर संघर्ष होगा वो भाटियों व तुर्कों से होगा, तो भाटियों से तुर्कों से संघर्ष करता हुआ ये भी मारा गया। और जो रायपाल का एक उत्तराधिकारी हुआ, उसका नाम था भीम, ये भी भाटियों से संघर्ष करता हुआ मारा गया। और जो भीम का उत्तराधिकारी हुए थे वो दो हुए थे, राय कनकपाल व जालसनी, ये भी भाटियों से संघर्ष करते हुए मारे गए थे। और जो जालसनी था, इसका एक पुत्र था, वो उत्तराधिकारी बना दोस्तों राव छाड़ा। और इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी बना राव तीड़ा, ठीक है। मैं इतिहास को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कौन कौन से मारवाड़ के शासक होते जो आप वर्तमान में आपने जो पढ़े हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़े हैं आपने, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए राव तीड़ा के बाद में जो शासक हुए वो थे मल्लीनाथ, ठीक है। यहाँ तक बात कर ली। और अब मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट वाली बात, कि जो राव मल्लीनाथ था उसका भतीजा था राव चुंडा, इसका भतीजा था राव चूड़ा। चलिए, और ये राव चूड़ा था, ये किसका पुत्र था? वीरमदेव का। ये वीरमदेव दोस्तों वो वाला वीरमदेव नहीं है, ये दूसरा वीरमदेव है। इसका एक पुत्र हुआ था वीरमदेव का, राव चूड़ा। चलिए, इसने क्या किया था? इसने देखो, सबने मंडोर पर अधिकार किया था, तो इसने भी सबसे पहले क्या किया? मंडोर पर अधिकार किया, ठीक है। और सेकंड नंबर पे इसने क्या किया? इसने आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे खाटू, डीडवाना, ये सब नागौर में आते हैं, डीडवाना, सांबर, अजमेर, इन नाडोल, इन सब पर इन्होंने अधिकार किया। चलिए, ये भी क्या हुआ 1423 ईस्वी में, ये रावचूड़ा ये 1423 ईस्वी में
भाटियों से संघर्ष करता हुआ ये भी मारा गया। तो ये भाटियों से संघर्ष करता हुआ ये भी मारा गया। लेकिन इसने कुछ काम किया था दोस्तों, वो काम की गणना अपन पढ़ लेते हैं। इसने क्या किया था, नागौर में चुंडासर तालाब का निर्माण किया। चुंडासर तालाब, ठीक है, नागौर में चुंडासर तालाब बनवाया। और जो पत्नी चांद कौर थी, इसने चांद बावड़ी बनाई जोधपुर में। चांद बावड़ी जोधपुर में, पत्नी का नाम था चांद कौर, ठीक है। राव चुंडा की अपन बात कर रहे हैं तो राव चूड़ा के 2 पुत्र हुए थे, रणमल, दूसरा था कान्हा। लेकिन दोस्तों बनना ये रणमल अब उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, लेकिन इसकी जो पत्नी थी चूड़ा की, ये पत्नी थी किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इसकी जो पत्नी थी किशोर कंवरी, इसके प्रभाव में आकर, इसके प्रभाव में आ गया चूड़ा और इसको यहाँ का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो अब बेसिक सी बात है कि 2 भाई होंगे, एक को उत्तराधिकारी बना दे, दूसरे को घुसाएगा। तो इसको रणमल को घुसाया और ये कहाँ चला गया, ये मेवाड़ नरेश था महाराणा लाखा। ये मैं इतिहास को कनेक्ट कर रहा हूँ। मेवाड़ नरेश लाखा की शरण में चला गया, सेवा में चला गया। और रणमल की बहन का नाम था हंसाबाई। रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह इसने राणा लाखा से करा दिया। लेकिन राणा लाखा से हंसाबाई का विवाह तो करा दिया, लेकिन एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी कि इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेवाड़ का असली उत्तराधिकारी होगा, यानी वही उत्तराधिकारी मेवाड़ का बनेगा। तो जो लाखा था उसका पुत्र हुआ हंसाबाई, और लाखा से एक पुत्र हुआ, उसका नाम था क्या, मोक्कल। और मोक्कल के बाद में जो कुंभा हुए थे, और आगे अपन हिस्ट्री जब मेवाड़ की पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक में डिटेल ये दिया है कि मैंने इसलिए बताया आपको कि रणमल है वो यहाँ से लड़ झगड़ कर मेवाड़ नरेश लाखा की सेवा में चला गया और अपनी बहन इसने हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करा दिया था। लेकिन एक शर्त रखी थी, वो शर्त ये थी कि इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा तुमसे, वो असली उत्तराधिकारी होगा मेवाड़ का, और वही यहाँ का शासन उत्तराधिकारी यहाँ का शासन करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। जब ये कान्हा उत्तराधिकारी यहाँ का बना तो ये सांकला तथा भाटियों से संघर्ष करता हुआ मारा गया। सांकला तथा भाटियों से संघर्ष करता हुआ ये मारा गया, ठीक है। और इसका जो बाद में ये रणमल है, ये मेवाड़ से सेना लेकर इसने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और फलस्वरूप आक्रमण कर दिया तो ये यहाँ का शासन, यहाँ पर इसने अपना मारवाड़ पर अपना शासन वापस स्थापित कर लिया। ये एक बात अलग थी दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ कि जिसका मान लो ये पहले से ही मेवाड़ पर अपना जो प्रभाव रहा है, तो ये प्रभाव मोक्कल तक, ये इसका रणमल का जारी रहेगा, मोक्कल और कुंभा तक दोनों तक ये जारी रहेगा। तो ये जो रणमल का प्रभाव है मेवाड़ पर, इससे बढ़ गया था कि हंसाबाई अपनी बहन दी थी और इससे पुत्र की प्राप्ति हुई थी मोक्कल, इसलिए इसका प्रभाव जो मेवाड़ पर बढ़ गया था। और इसने रणमल ने मेवाड़ की सेना लेकर मंडोर पर वापस अपना अधिकार कर लिया था। अब जो नेक्स्ट शासक आएगा दोस्तों, वो आएगा रणमल। मारवाड़ का जो नेक्स्ट शासक आएगा वो आएगा रणमल। और इसने किया था 1427, कई किताबों में 1426 लिखा हुआ है, 1427 से लेकर 1438 ईस्वी तक शासन किया था। और इस रणमल की हत्या, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, लेकिन रणमल की जो हत्या की गई थी वो इसकी प्रेमिका थी भारमली। भारमली के सहयोग से जो मेवाड़ी सामंत थे उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। तो ये इनकी हत्या हो गई थी। फिर इनका रणमल का जो उत्तराधिकारी पुत्र हुआ था वो था राव जोधा। राव जोधा शुरुआत में इसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु इसने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाकर 1453 ईस्वी में पुनः मंडोर व उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। राव जोधा को शुरुआती दौर में यहाँ से इसको निष्कासित कर दिया गया, जंगलों में अपना निर्वासित जीवन जिया, लेकिन इसने अपनी हार नहीं मानी, सैनिक जोड़े, अपने आप को संगठित किया। फिर ये वापिस इसने 1453 ईस्वी में
मंडोर पर पुनः अधिकार कर लिया और आसपास के क्षेत्रों पर इसने वापस अधिकार कर जमा लिया। इसके बाद इसने मेड़ता, फड़ौदी, पोखरण, भादराजून, सोजत, जैतारण, शिव, सिवाना, नागौर को अपने राज्य में मिला लिया। सन 1459 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसने क्या किया? जोधपुर नगर बसाया। जोधपुर नगर बसाया, ठीक है। और जोधपुर नगर को इसने राजधानी बनाया, ठीक है। और इसने क्या किया? राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए इसने चिड़िया टूक पहाड़ी पर अपना एक जोधपुर दुर्ग बनाया। अब दोस्तों यहाँ पर यह आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन अपन जब दुर्ग पढ़ेंगे तब आपको मैं अलग से बताऊँगा, इसको डिटेल से बताऊँगा। लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए कि जो चिड़िया चौक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग बनाया गया उसके मेहरानगढ़ कहते हैं उसे, अलग नाम है इसका, मेहरानगढ़ और मयूर ध्वजगढ़। अपन जब पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ इनको अलग नाम से भी जाना जाता है। जोधा ने किले में नागणेची का मंदिर बनवाया, नागणेची का मंदिर बनवाया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जोधा की पत्नी थी जसमादे, उसने जोधपुर में रानीसर तालाब बनवाया। तो जसमादे इसकी पत्नी का नाम था जोधा की, उसने क्या 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 बनवाया? रानीसर तालाब का निर्माण कराया। चलिए, और 1489 ईस्वी में राव जोधा की जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आता है वह आता है राव सातल। राव सातल की बात कर लेते हैं। राव सातल ने 1489 लेकर 1492 ईस्वी तक शासन किया था। इसने क्या किया था? 1492 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। पिपाड़ के युद्ध में 1492 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, पिपाड़ का युद्ध हुआ था। उसमें जो अजमेर के मल्लू खां को परास्त किया था। अजमेर का था एक मल्लू खां, उसको इसने परास्त किया था। फलस्वरूप इसने एक उत्सव स्टार्ट किया था। उस उत्सव का नाम बता देता हूँ, गुड़ला उत्सव। इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में ये उत्सव स्टार्ट किया गया था, गुड़ला उत्सव। तो आप याद रखना ये चीज़ को कि मल्लू खां पर विजय के उपलक्ष्य में ये गुड़ला उत्सव स्टार्ट किया था। उसके बाद में फुलेलाव तालाब का निर्माण इस सातल की पत्नी थी भटियाणी ने जोधपुर में किया था। सातल की पत्नी थी ने फुलेलाव का तालाब का निर्माण कराया। फुलेलाव का तालाब। चलिए इसकी मैंने बात कर ली। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आया सातल के बाद में, वो आया था राव सूजा। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनकी मैं कम बात करूंगा, जो इम्पोर्टेंट है उनकी मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। 1515 ईस्वी तक इसने शासन किया गया। ये था राव सातल का छोटा भाई था। बस इंपॉर्टेंट वाली बात यही थी, ये राव सातल का छोटा भाई था, उत्तराधिकारी बना था। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आएंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।